नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो मनी गुरु में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कि कंसल्टेंट, फ्रीलांसर, एसएमई या एमएसएमई किसान जो दूसरों की नौकरी नहीं करते हैं और कई मौकों पर वो समाज के लिए भी काम करते हैं और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार भी जनरेट करते हैं। लेकिन इन लोगों के सामने काफी सारे रिस्क भी होते हैं। वित्तीय समस्याओं का हमेशा सामना करना होता है और सोर्स ऑफ इनकम रेगुलर नहीं होती। ऐसे में उनका मंथली बजट फिक्स नहीं होता और बिगड़ता भी है और लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में भी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में कैसे करें फाइनेंशियल प्लानिंग, ये आज मनी गुरु में चर्चा का विषय है। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं बलवंत जैन, जो कि जाने माने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एंड टैक्स एक्सपर्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पर। और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। कभी कभार उनकी इनकम काफी ज्यादा होती है और कभी कभी कुछ महीने ऐसे भी निकल जाते हैं कि उनकी मंथली इनकम प्रॉपर नहीं हो पाती है। सबसे पहले जो एक समस्या आती है लोन लेने की, उस पर पहले हम बात करते हैं। जब वो होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं वो अगर लोन के लिए अप्लाई करें तो क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या उनको लोन मिलने में दिक्कतें होती हैं? देखिए पूजा, ऐसा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं या जो खुद का बिजनेस करते हैं। तो उनका इनकम थोड़ा सा इरेगुलर होता है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होता है, परंतु लोन लेने में उनको कोई भी तकलीफ नहीं आती है। मतलब लोन उनको जैसे आराम से मिल जाता है। अब जैसे आप होम लोन की बात कर रही हैं कि होम लोन भी अगर उनकी ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके इनकम टैक्स के रिटर्न में अगर इनकम बताई हुई है बराबर जो जिससे उनकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो होम लोन उनको आराम से मिल जाएगा। परंतु जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए स्पेशली एक प्रोडक्ट होम लोन का है जो ओवरड्राफ्ट होम लोन बोलते हैं उसको। उसका प्रोडक्ट का अलग अलग बैंक का अलग अलग नाम है। तो इसमें क्या होता है पूजा, कि आपका जो होम लोन है वो एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है, जिसमें आपकी जो लिमिट है वो इनिशियली जितनी आपकी सैंक्शन अमाउंट है उतनी होती है, और हर महीने जितनी आपकी ईएमआई होती है उसके हिसाब से आपकी जो लिमिट है वो रिड्यूस होती जाती है। तो अगर आपके पास में जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके पास कभी कभार एक साथ अच्छी इनकम आ जाती है, कोई महीने थोड़ी कम इनकम आती है, कभी कभार जैसे फिल्म आर्टिस्ट वगैरह उनके 2-4 महीने भी ऐसे जाते हैं जिसमें कभी कोई इनकम नहीं आती है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपना जो सरप्लस पैसा है, अगर आप अपनी ईएमआई अब बैंक में अगर आपकी हिट करती है तो बैंक में तो आपको 3.5-4% ब्याज मिलता है। वही पैसा अगर आपका ये अगर ऐसा होम लोन जो ओवरड्राफ्ट होम लोन अगर आपने लिया है तो उसमें आप जमा कर सकते हैं, तो वो आपके लोन अमाउंट के सामने एडजस्ट नहीं हो होता है। वो आप जब भी कभी जरूरत हो तब आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट में आप जो इफेक्टिवली है वो जो जैसे होम लोन की 8.5% के आसपास की रेट है, तो उतना आप इंटरेस्ट इनडायरेक्टली अर्न करते हैं। उसमें सिर्फ 0.5% ज्यादा लगता है। परंतु जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और जिनके फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इनकम बहुत ऊपर नीचे होती है, उनके लिए एकदम बढ़िया प्रोडक्ट है। परंतु होम लोन का प्रोसेस जो है वो भले आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड हो, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। सैलरीड में आपका फॉर्म नंबर 16 आपको एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका फॉर्म 16 नहीं होगा नेचुरली, पर जो आपका आईटीआर जो आपने फाइल किया उसकी कॉपी देनी पड़ती है। इसके अलावा दोनों केस में आपकी जो केवाईसी है, एड्रेस प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह है, वो सब सबमिट करने पड़ते हैं। सर, ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की आपने बात की है, क्या सभी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं या कुछ ऐसे बैंक है, चुनिंदा बैंक है जो ये सर्विस दे रहे हैं? बहुत सारी बैंक ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। जैसे स्टेट बैंक है, एसबीआई है, उनका मैक्स गेन करके प्रोडक्ट है। इसके अलावा एचएसबीसी देती है, सेंट्रल बैंक देती है, आईसीआईसीआई के पास भी ये प्रोडक्ट है। कुछ बैंक है जो क्या करती है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसको आपका जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है उससे लिंक कर देते हैं। तो जैसे ही आपके अकाउंट में कोई प्री डिटरमाइंड अमाउंट से ज्यादा पैसा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है उसमें पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे इफेक्टिवली आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो कम लगता है। ओके। क्या इंटरेस्ट रेट की तो खैर आपने बात की और होम लोन के बारे में भी बात करी है। इसके अलावा अगर पर्सनल लोन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या उसका भी कुछ ऐसा ही सेम प्रोसीजर है? क्या उसके लिए भी कुछ फैसिलिटी देती है बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह? देखिए वो डिपेंड करता है
पूजा, जैसे आप बैंक एफडी के सामने अगर जैसे लोन लेते हैं तो उसमें जैसे दो प्रोडक्ट है, एक तो आप डायरेक्ट लोन ले सकते हैं या आपकी जो फिक्स एफडी है उसके सामने ओडी ले सकते हैं। जहां तक सवाल पर्सनल लोन का है पूजा, मैं सब व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि पर्सनल लोन सबसे महंगा प्रोडक्ट है, क्योंकि जो लेंडर है उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो नेचुरली अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो लेंडर ज्यादा रेट, अपनी रिस्क कवर करने के लिए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो ये आप पर्सनल लोन के लिए जाइए, नहीं तो मेरा सुझाव है कि आप कोई दूसरा जरिया हो, जैसे आपका सिक्योर्ड कोई अमाउंट, जैसे आपके पास कोई सिक्योरिटी है, शेयर्स है आपके पास में, या कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स वगैरह, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, या अगर आपकी एफडी है, कोई अच्छी सरेंडर वैल्यू वाली अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह है, तो आप उसके सामने अगर लोन लेंगे तो आपको थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। परंतु प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस पूजा सेम रहेगा। मतलब इसमें जैसे आपको इनकम प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा, आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ वगैरह, वो सब देना पड़ेगा। परंतु अगर आप नौकरी कर रहे हैं, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयड की अपन बात कर रहे हैं, पर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कह रहा हूं मैं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आप कोई रेप्यूटेड कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो आपको पर्सनल लोन मिलने में ज्यादा सहूलियत होती है और आपके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम लगता है। परंतु ये चीज जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए लागू नहीं होती है। ओके, चलिए ये बात की हमने होम लोन और पर्सनल लोन आप कैसे ले सकते हैं। सर एक और सवाल होगा मेरा कि अगर क्योंकि इनकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होती नहीं है, लेकिन मंथली खर्चे तो सभी के सामने होते हैं, सबके सामने एक मंथली बजट होता है, कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, कुछ मंथली इनकम भी होती है, तो उसको जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी खर्चे भी आते हैं इसमें, आप को इंश्योरेंस भी लेना होता है, कुछ जरूरी खर्चे हैं, इंश्योरेंस लेना होता है, लोन लेना होता है, इस तरह के कुछ मंथली खर्चे आपके फिक्स होते हैं, वो कैसे मैनेज करें, वो सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनका किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? देखिए पूजा, ये तो सीधी सी बात है, जिस महीने पहले तो आपको आपके जो पुराने पिछले 3 महीने का खर्चे का आप एनालिसिस कर दीजिए। उसके बेसिस पे आपको ब्रॉडली आइडिया आ जाएगा कि आपका मंथली एक्सपेंसेज कितना होता है। उसके हिसाब से आप बजट बना दीजिए, उस बजट को मॉनिटर करते रहिए, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरा खर्चा कितना होता है। उसमें आपको जो जैसे आप बता रही है कि इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह वो हो सकता है आपका एन्युअली हो, वो आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। और मैनेज कैसे करें, तो पूजा मेरा जवाब है कि आपकी ऐसा तो है नहीं कि आपकी इनकम नहीं है, कोई महीने अच्छी इनकम होती है, कोई महीने कम इनकम होती है। तो जिन महीनों में जिस समय में आपकी अच्छी इनकम होती है, वो जो सरप्लस पैसा आता है, जो आपका रेगुलर एक्सपेंसेस है, उससे उसके बाद जो पैसा बचता है उस महीने का, वो आप लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। लिक्विड फंड में से जब भी आपको जिस महीने में आपकी शॉर्टफॉल आता है, आपका जो एक्चुअल मंथली एक्सपेंसेस का बजट है और आपकी जो कैश रिसीट है, तो उतना आप आपका जो लिक्विड फंड है उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं पूजा। परंतु ऐसा है, ओवरऑल आपका जो 12 महीने का जो खर्चा है वो आपके 12 महीने की इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब आप उधारी पे तो कितने समय तक जियोगे, थोड़ा महीने टू महीने आपका आगे पीछे हो सकता है, परंतु आपका जो खर्चे हैं वो आपको जो एनुअल इनकम, एवरेज एनुअल इनकम है, उसके अंदर ही सीमित करके रखना पड़ेगा। ऑल राइट, तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो लगातार आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है, उसको ध्यान में रखिए। और होम लोन और पर्सनल लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और कैसे अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं, ये हमने इस वक्त बात की है। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ रहे हैं अपना सवाल लेके, उनको भी शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ अमित प्रकाश हैं फोन लाइन के जरिए। अमित नमस्कार, पूछिए। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। मेरी एज 35 ईयर्स है and I am earning around 1 lakh per month. And मेरी वाइफ की एज भी 35 years है and she is also earning around 80,000 per month. Okay. मैंने पिछले 7 या 8 साल से आई एम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, इन वेरियस म्यूचुअल फंड्स। इसकी डिटेल्स मैंने आपको दी है ऑलरेडी ईमेल पे। तो प्लस आई हैव स्टार्टेड एनपीएस एंड पीपीएफ अकाउंट ऑल्सो, एंड माई एम्प्लॉयर इज कटिंग माई ईपीएफ। सो आई वांटेड कि मेरे जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो इज दैट करेक्ट, एंड जो मैंने गोल्स आपको बताए हैं, एक मेरी डॉटर का एजुकेशन, उनका शादी एंड मेरा रिटायरमेंट, तो कैन आई अचीव इट विद दिस अमाउंट? बिल्कुल, और आपने ये भी लिखा है कि 2018 में आप सेकंड चाइल्ड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस आपको, और बहुत अच्छी बात है, आपने गोल्स काफी अच्छे तरीके से डिफाइन किए हुए हैं अमित।
थैंक यू जी। बलवंत जी, क्या सजेस्ट करेंगे इनको? इनका पूरा पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? इनको दोनों बच्चों के लिए 1 करोड़ चाहिए, एजुकेशन के लिए, डॉटर के और शादी के लिए पैसे चाहिए, और रिटायरमेंट तक इनको 4 करोड़ चाहिए। तो गोल तो इनका प्रॉपर डिफाइंड है, लेकिन जिस तरीके से इनका पोर्टफोलियो है, क्या इस पोर्टफोलियो के जरिए वो अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को? देखिए पूजा, पहले तो जो अभी इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, जो एसआईपी वगैरह चल रही है, वो देख लेते हैं। एक तो सबसे पहला तो अमित जी है ना, बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डाल रहे हैं। आइडियली आपको 4-5 स्कीम से ज्यादा नहीं डालना चाहिए। एक एक करके उनकी स्कीम लेते हैं। पहले इनकी HDFC डेट फंड है। डेट फंड में मेरे हिसाब से SIP करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जब भी पैसा हो तभी आप लमसम आपको पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, आपके पास बैंक में जो पैसा पड़ा है और SIP की जो डेट है, अगर उसमें ज्यादा फर्क है तो उसमें आपको सिर्फ 3.5% के आसपास का ही ब्याज मिलेगा। दूसरी, जैसे आपकी HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड स्कीम है, वो मिड कैप फंड है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसको कंटिन्यू रखिए। तीसरी है आपकी HDFC, तीसरी और चौथी HDFC इक्विटी फंड है और HDFC टॉप 200 फंड है। दोनों लार्ज कैप फंड है। बीच में कुछ कारण से फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, अभी दोनों फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि ये 2 स्कीम की जगह आप दोनों स्कीम को मर्ज करके दोनों में से किसी एक स्कीम में जो SIP है वो स्विच कर दीजिए। तीसरा, आपके पास मोतीलाल ओसवाल का 35 फोकस फंड है, वो मल्टी कैप फंड है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। SBI ब्लू चिप फंड है, वो भी लार्ज कैप फंड है, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी वैल्यू डिस्कवरी फंड है, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, पिछले साल भर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, पर 3-1 महीने से परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। आप उसको वॉच पे रखिए और अगले 3 महीने 6 महीने देखिए। अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कंटिन्यू रखिए, अगर वापस परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है तो आप उसको स्विच कर सकते हैं दूसरी कोई भी स्कीम में। तभी आप वापस प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप किसमें स्विच करेंगे। आपकी तीसरी जो IDFC प्रीमियर फंड है, वो स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है जब से इनके फंड मैनेजर छोड़ के गए हैं, तो ये आप बंद कर सकते हैं। उसकी जगह आप मीरे का जो इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है उसमें पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब SIP है उसमें शुरू कर सकते हैं। जहां तक प्रश्न इनके गोल का है, उनका क्योंकि इन्वेस्टमेंट उन्होंने किसी में 7 साल पहले शुरू किया, किसी में 6 साल पहले शुरू किया है, तो वो बहुत एलाबोरेट कैलकुलेशन का काम है और वो फेस टू फेस बैठे बिना हो नहीं सकता है। परंतु इनका जो इन्वेस्टमेंट ये अच्छा कर रहे हैं, जो स्कीम वगैरह सिलेक्ट की हुई है अच्छा है। जैसे असेट एलोकेशन के हिसाब से, जैसे आपका एम्प्लॉयर भी पैसा काट रहा है, NPS में भी पैसा डाल रहे हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है वो अच्छा है। गोल के लिए आपको किसी न किसी के साथ बैठ के आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब ये टीवी शो में नहीं हो सकता। आपका पर्टिकुलर कोई एक गोल हो और आप कहें कि मेरे को इतना पैसा इकट्ठा करना है, मुझे कितने का SIP शुरू करना है, तो वो बताना सरल हो सकता है। जी। चलिए, कभी आपका एक केस स्टडी की तरह हम आपका जो सवाल है वो लेने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके पोर्टफोलियो पर जरूर आपको राय दे दी गई है अमित, आप उस हिसाब से बदलाव कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ी बहुत तो मदद मिली गई होगी। बाकी हम आपका केस स्टडी एज ए केस स्टडी आपका सवाल जरूर आगे शामिल करेंगे। चलिए, एक और दर्शक को शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से ध्यानदास हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार ध्यान जी, पूछिए। नमस्कार मैडम जी। मैडम, मैं सबसे ये पूछना चाह रहा था कि मैंने एक नई कंपनी चालू की है, उसकी मैंने अभी ओपनिंग नहीं करी है, उसमें लगभग 35 से 40 लाख रुपए खर्चा कर दिया है। तो अब मुझे थोड़ा बजट कम लग रहा है, इसलिए मैं कुछ लोन लेना चाहता हूँ। अच्छा, लगभग 20 लाख रुपए की आवश्यकता है। ओके, तो उसमें कुछ मदद मिलेगी क्या? आपने अपना नया बिजनेस चालू किया है और आपको अतिरिक्त लोन की आवश्यकता यहाँ पर हो गई है। ओके, फिलहाल कितना का लोन लिया है आपने? अभी 1 रुपए भी लोन नहीं लिया, अभी तो पर्सनली पैसा मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल। तो सर, जो हमारा शो हम कर रहे थे उसमें हम इरेगुलर इनकम की बात कर रहे हैं, मतलब जिनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आप कहीं जॉब वगैरह कुछ कर रहे हैं, आपकी मंथली इनकम आ रही है? हाँ, मंथली इनकम आ रही, लगभग 15,000 रुपए तो मुझे मिलते हैं, और मेरी मिसेस के नाम से अपने कारोबार चालू किया है। ओके। मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, उस पर ही ये काम डाला है।
ओके, तो बिल्कुल आपको राय दिलवा देते हैं। बलवंत जी, आपने इनका सवाल सुना। बिजनेस के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, 15 लाख के इनके लोन की जरूरत पड़ गई है। क्या करना चाहिए इन्हें, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए ध्यान जी, ऐसा है कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और मैं ये प्रिज्यूम करता हूं कि आपको उस बिजनेस का एक्सपीरियंस भी है। आपको बैंक को अप्रोच करना चाहिए बैंक लोन के लिए। आपने अपना पैसा तो डाल दिया है, आपको बैंक को अप्रोच करने के पहले आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो प्रूव करने पड़ेंगे। मतलब आपके जैसे पूरा आपकी इनकम वगैरह है कि नहीं, आपके पास असेट्स वगैरह क्या है। इसके अलावा आपको अपने जो प्रोजेक्शंस हैं आपका बिजनेस के प्रोजेक्शंस वगैरह बैंक को सबमिट करेंगे कि करना पड़ेगा कि भाई आपको कि आपके ईयर आफ्टर ईयर इनकम कितनी होगी, उसमें आपका प्रॉफिट कैसे हो, कितना होगा, आप ये लोन को कैसे सर्विस कर पाएंगे। ये सब बातें आपको बैंक को कन्विंस करनी पड़ेगी। तो आप कोई भी आपके नज़दीक में या आपका बैंक अकाउंट जहाँ पे है, जो बैंक में है, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एलोबरेट कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है तो बैंक के लोग ही आपको मदद कर देंगे, नहीं तो कोई प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ेगी जो आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बना के दे देंगे। और वो हो सकता है आपको लोन देने, मतलब लोन सैंक्शन करवाने में भी मदद करे। कई प्रोफेशनल्स हैं जो ये काम करते हैं और आपकी मदद कर देंगे। बिल्कुल, आप प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए जो कि आपका प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर पाए और बैंक के सामने उसको सबमिट कर पाए। और एक और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े इस वक्त फोन लाइन के जरिए, नासिक से राजेंद्र ने हमें कॉल किया है। नमस्कार राजेंद्र, पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। हाँ मैडम, मेरी 6 साल से 8,000 पर मंथ SIP चालू किया मैंने। ओके। तो ये उसमें है एक लार्ज फंड है SBI ब्लू चिप, उसमें 1,500। ओके। उसमें आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, ये भी लार्ज फंड है, इसमें भी 1,500। आदित्य बिरला का फंड एक बार फिर से रिपीट करेंगे? आदित्य बिरला का कौन सा है आपके पास? आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी। फ्रंटलाइन इक्विटी, ओके। हाँ, HDFC मिड कैप में 1,500 रुपए। HDFC मिड कैप। BSP ब्लैक रॉक में 1,000। BSP ब्लैक रॉक। रिलायंस स्मॉल कैप में 1,000 और आदित्य बिरला इक्विटी मल्टी कैप फंड है, इसमें 1,500 रुपए। ओके। तो टोटल 8,000 पर मंथ SIP कर रहा हूँ। तो 20 साल बाद बेटी की शादी और एजुकेशन के लिए 75 लाख चाहिए और 25 ईयर के बाद रिटायरमेंट के बाद 1 CR चाहिए, 1 करोड़। ओके। तो बेटी की शादी फंड एक्चुअली बराबर है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ मैं? जी जी, 6 फंड में आप निवेश कर रहे हैं कुल 8। जी राजेंद्र पूछिए। ये सब डायरेक्ट ग्रोथ वाले फंड है। जी जी, चलिए आपका सवाल ले लेते हैं। 6 फंड में कुल आपने निवेश किया है SBI ब्लू चिप, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन, HDFC मिड कैप, DSP ब्लैक रॉक, रिलायंस स्मॉल कैप और आदित्य बिरला का एक और फंड में आपने निवेश किया है। ये 6 फंड्स हैं, कुल 8,000 प्रति माह की SIP ये कर रहे हैं। बलवंत जी, गोल इनका सेम है जैसे कि पहले भी हमारे साथ जो दर्शक जुड़े थे उनका भी सेम ही गोल था, रिटायरमेंट और बेटी की शादी का गोल था इनका, और राजेंद्र का भी वही है। इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है और जो 8,000 की SIP इनकी फिलहाल चल रही है, क्या उससे वो अचीव कर सकते हैं? और मेन तो ये होगा कि इन्फ्लेशन को भी यहाँ पे फैक्टरिंग करना काफी जरूरी है, तो क्या आगे आने वाले समय के लिए ये रकम काफी होगी? देखिए पूजा, ये रकम काफी होगी नहीं होगी ये तो क्या है, एक्सेल पे बैठ के किया जा सकता है, ये वैसा मुश्किल है। परंतु जो ये इनके फंड का जो सिलेक्शन है, जैसे ब्लू चिप फंड है, मिड कैप, इसका मिड कैप फंड है, बिरला का फ्रंटलाइन है, बिरला का इक्विटी फंड है, एक DSP बोले हैं, DSP तो फंड हाउस का नाम है, DSP ब्लैक रॉक, स्कीम नहीं बताए हैं। जी जी। तो अगर DSP कौन सी अपॉर्चुनिटी फंड है, कौन सा फंड है? DSP ब्लैक रॉक ही इन्होंने बताया है और इनसे संपर्क भी नहीं, अब फिलहाल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन DSP के किसी फंड में इन्होंने। तो अगर DSP का अपॉर्चुनिटी फंड है पूजा, हाँ, या माइक्रो कैप फंड है, तो ये फंड बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये इसमें शुरू कर सकते हैं। अब चूंकि इन्होंने बताया कि ये डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इनके पास में ये खुद ही डिसीजन ले रहे हैं, मैं सोचता हूँ कोई एडवाइजर की राय नहीं लेते हैं। तो एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है इनके लिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका हर शो में जैसे बताता हूँ मैं कि आप टाइम टू टाइम उसका रिव्यू जरूर करें। मतलब जैसे आज आपने आज मैंने जैसे बता दिया कि आपकी आदित्य बिरला की फ्रंटलाइन स्कीम अच्छी है या HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड अच्छा है,
परंतु इनकी परफॉर्मेंस हमेशा जरूरी नहीं है अच्छी रहेगी। तो आपको साल में एक बार उसको रिव्यू जरूर करना चाहिए। और रिव्यू के लिए आपके पास पैमाना है कि अगर वो जो एवरेज है, जैसे लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप की अगर कैटेगरी से नीचे परफॉर्म कर रहा है, मतलब एवरेज से भी कम परफॉर्म कर रहा है, तो उसको शिफ्ट करना जरूरी है। परंतु जरूरी नहीं कि आपका फंड है वो हमेशा टॉप ही परफॉर्म करेगा या सब हाईएस्ट आपको रिटर्न देगा। जहां तक वो आपका जो कैटेगरी का एवरेज से ज्यादा या एटलीस्ट कैटेगरी के एवरेज जितना रिटर्न देता है, तो आप उस फंड हाउस में बने रह सकते हैं। क्योंकि अब फंड हाउस को भी आपको थोड़ा बहुत, जो फंड मैनेजर है उसको भी आपको थोड़ा बहुत समय तो देना चाहिए। आप हर 6 महीने उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएट नहीं कर सकते। कुछ कॉल आपके फंड मैनेजर ने लिया है, वो जरूरी नहीं हर 3 महीने या 6 महीने में आपको रिजल्ट देगा। जैसे HDFC के प्रशांत जैन ने PSU बैंक में कॉल लिए थे, वो अभी फ्रूटफुल हो रहा है। और अभी जैसे HDFC टॉप 200 और HDFC इक्विटी फंड की परफॉर्मेंस आने लग गई है। तो चलिए राजेंद्र जी, ये आपको कुछ सजेशन दे दिए गए हैं और वक्त टाइम पर रिव्यू करने की भी आपको यहाँ पर सलाह दी गई है। बबन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रेगुलर इनकम ना हो उसके बावजूद किस तरह से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, ये हमने आज आपको इस शो में बताया। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, और फिलहाल हम इतने ही सवाल ले पाएंगे, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं moneyguru@zmedia.sgroup.com। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।